आज की ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको आर्टिकल 300 से 323 मैं 300 से 323 तक के जितने भी आर्टिकल है, जितने भी अनुच्छेद हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करने की पूरी कोशिश करूँगा और ये बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको ये बताऊँगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे गए। तो आपको बार बार सुनना है। एक बार में आज तक किसी को याद कुछ हुआ ही नहीं। कम से कम कोई आदमी 10-15 बार सुने तब जाके चीज़ें याद होती हैं और टाइम पीरियड के बाद मतलब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 300 स्वीट्स एंड प्रोसीडिंग्स। जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, स्वीट्स हैं, उनके बारे में बताऊँ। स्वीट्स मतलब एक आप कह सकते हो कि कोई प्रस्ताव रखने वाली चीज़। मैं आपको उसके बारे में बताऊँ क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में श्यू और टू बी श्यूड। श्यू मतलब होता है जिस पर केस कर सकते, और टू बी सूट मतलब जिस पे केस किया जा रहा है। इन द सेम मैनर एज ए डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द प्रोविनेंस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स। सेम मेंबर है जब डोमिनियन में थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब जानते हो आप? डोमिनियन स्टेट की बात कई बार कही है, इसकी एक ही परिभाषा है। डोमिनियन स्टेट का मतलब है एक ऐसा राज्य जो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन किसी दूसरे के अंडर, मतलब सर्वोपरि शक्ति उसके पास नहीं हो, फिर भी अपनी बोलते हैं ना जितनी क्रियाएं, जितनी प्रोसेसिंग से करे, लेकिन टॉप मोस्ट जो पावर होगी वो किसी दूसरे के हाथ में, उसके अधीन रह के आपको काम करना, उसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। तो इसमें क्या है कि जो शक्तियां पहले थी वही हैं। बेसिकली द यूनियन स्टेट हैव लीगल पर्सनैलिटी। मतलब आप कह सकते हो संघ को, राज्य को एक पर्सन माना गया इसमें। अगर आपको संघ के खिलाफ केस करना है तो आप वर्सेज मतलब भारत के खिलाफ करोगे। किसी राज्य के खिलाफ करना है तो राज्य का नाम स्टेट ऑफ पंजाब, इस तरह से, स्टेट ऑफ इंडिया, इस तरह से आता है ना। तो जैसे आप कोई व्यक्ति विशेष केस करना चाहता है किसी मामले में तो वो भारत के अगेंस्ट करेगा, राज्य के खिलाफ करना है तो राज्य के अगेंस्ट करेगा। तो इस तरह से बताया कि आपको उनको एक पर्सन माना गया और उसके अगेंस्ट केस और कैसे होंगे, क्या उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो एक तरह से ये मान के चलोगे जैसे नॉर्मल जो केस होता है वैसे ही माना जाएगा। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। ये बहुत एक संवेदनशील विषय, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सारा देखा हुआ देश में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब कंस्ट्रक्शन चलेगा, कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन होता है पुनर्निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, और ये बहुत सारी चीज़ चलती है। इनके लिए क्या करना है, ज़मीन की जरूरत पड़ती है। ज़मीन की जरूरत पड़ेगी ना, कोई फैक्ट्री सरकार को बनानी है, रोड बनाना है तो ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट को बनानी होती हैं। तो वहाँ पे लोग बोल सकते हैं मेरा तो प्रॉपर्टी है, मैं क्यों दूँ इसको, मैं नहीं दूंगा तो सरकार अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसी आधार को मानते हुए सरकार ने 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को 44वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको 300A में मेंशन किया, लिखा हुआ है। इसमें लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर एज ए फंडामेंटल राइट, रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 इन 1978 44th अमेंडमेंट। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया। प्रॉपर्टी राइट संपत्ति का अधिकार, पहले इसको संपत्ति का अधिकार बोलते थे, वो फंडामेंटल राइट था, अपनी संपत्ति मेरी कुछ छीन नहीं सकता। लेकिन सरकार ने बोला कि ऐसा तो काम चलेगा नहीं यार, विकास कैसे होगा फिर, अगर हम कुछ बनाना चाहें, मान लो कुछ एटॉमिक सेंटर बनाना है कहीं, या कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिल्डिंग बनानी है, या मिलिट्री का कुछ बेस बनाना है, तो अब मना कर देंगे लोग अपने से, भाई हम नहीं देंगे, केस कोर्ट में चले जाएंगे तो केस जीत जाएंगे, राइट टू प्रॉपर्टी इसको आप नहीं कर सकते। इसी आधार को लेते हुए देश हित में राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट, इसको 1978 में सरकार ने खत्म कर दिया। संविधान संशोधन कौन सा किया आपको याद रखना है, 44 ठीक है। रीजन मैंने बता दिया क्यों किया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है, ईयर याद रखनी है, और अब ये एक लीगल राइट है। लीगल मतलब समझते हो, लीगल का मतलब है जो कोर्ट की नज़र में कानूनी तरह से पास किया हो या मिला हो, उसे लीगल बोलते हैं। वैधानिक राइट है इसको वैधानिक राइट है ये, ठीक है। अब इस समय राइट टू प्रॉपर्टी इसमें लिखा है नो पर्सन, बोलते पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना कानूनी सहायता के, अथॉरिटी ऑफ लॉ आप कह सकते हो, कोर्ट की आदेश के बिना कोई व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे छीन ले, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, उसके आधार पर ही किसी की प्रॉपर्टी को अधिग्रहण किया जाए या लिया जाए। यही संभावना नहीं, यही होता है और यही होता है, ये ऑर्डर है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। मूल अधिकार मतलब जिनको छीना न जा सके, और एक लॉ के द्वारा मतलब कानूनी तौर तरीके से किसी की संपत्ति को लिया जा सकता है अगर वो देश हित में या किसी ऐसे हित के लिए जरूरत पड़ रही है तो, ठीक है। जैसे देखा होगा बहुत सारे रोड बन रहे हैं तो लोगों के खेत से जमीन जा रही है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते उनका खेत रोड में जाए,
नहीं चाहते लोगों को कितना भी पैसा मिलता है, भाई हमारी ज़मीन हम क्यों चाहेंगे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी वाला एक्ट यहाँ पे जीरो रखो, उनको पैसा दिया जाएगा, सरकार डिसाइड करती है कितना पैसा दिया जाएगा, सारी चीज़ सर्वे होकर डिसाइड की जाती है, वो तो आप जानते हो कैसे किसको कितना पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको एक्ट याद रखना है। 300 में क्या लिखा हुआ है? 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये मतलब राज्यों को व्यापार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। 301 में लिखा ट्रेड कॉमर्स एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू आउट इंडिया शैल बी फ्री, मतलब कोई भी किसी भी राज्य में व्यापार कर सकता, पूरे देश में फ्री है यार सब कुछ। एक्सेप्शन कैन बी मेड, बोलते एक्सेप्शन कैन बी मेड बाई पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब होता है लोक हित में संसद कुछ रूल बना भी सकती है, लेकिन बाकी तुम व्यापार तो पूरे देश में कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई वाणिज्य व्यवसाय कर सकते हो। कहाँ लिखा हुआ है? 301 में। 302 में क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, तो संसद के पास तो पावर होती है यार, जब उसको लगता है कि कहीं विशेष चीज़ उत्पादन हो रहा है, इस क्षेत्र में इस चीज़ की कमी हो रही है, तो बैन कर देगी, रोक लगा देगी कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बेची जाएंगी क्योंकि कहीं इसकी कमी हो जाएगी। तो भाई संसद का, भारत का काम क्या है? पूरे देश में लोगों को सारी सुविधाएं मिलती रहे। अब कोई भी चीज़ किसी विशेष क्षेत्र में नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन सा बाधा, या आप कह सकते हो कि अवरोध सरकार लगाएगी, कोई नियम कानून लेके आएगी कि आपको ये काम यहाँ नहीं करना है, उधर करना है, क्योंकि वो ज़रूरी है। एक जगह सब काम नहीं होना चाहिए, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेड है, कॉमर्स है, पूरे देश में जाने चाहिए। संसद का काम है भाई, वो पूरे देश को चला रही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ? पार्लियामेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, संसद इम्पोज मतलब होता है लागू करना, रीजनेबल मतलब होता है तार्किक, रेस्ट्रिक्शंस मतलब होता है अवरोध, अवरोध, रुकावट, ऑन फ्री ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, जो भी फ्री मुक्त व्यापार होता है बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच में, और विद इन इंडिया, और देश के अंदर, इन पब्लिक इंटरेस्ट, जब लोक हित की बात आती है तब ऐसा कर सकती है संसद, भारत की संसद ऐसा कर सकती है। कहाँ लिखा हुआ है? 302 में। 303 में क्या लिखा हुआ? रेस्ट्रिक्शंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। इसमें लिखा है नाइदर पार्लियामेंट नॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉ दैट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर इन मैटर ऑफ ट्रेड। बहुत अच्छी बात कही है, न तो संसद के पास ऐसा अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत एक तार्किक क्वेश्चन है, आपको याद रखना 303 में कि संसद पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। हालांकि सभी देखा होगा संसद बना सकती है, संसद बोलते पार्लियामेंट हैज पावर, पार्लियामेंट कैन, अब तक यही सुना होगा आपने, लेकिन ये आर्टिकल पार्लियामेंट को ऐसा रूल बनाने से रोकता है जो कि किसी राज्य के लिए अलग हो और किसी राज्य के लिए अलग हो, ट्रेड के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में कुछ ट्रेड के लिए आपने परमिट कर रखा है और किसी राज्य के लिए कुछ कर रखा है, नहीं, आपको सारे राज्यों को बराबर लेके चलना है। तो इसमें क्या लिखा? न तो संसद के पास ऐसी शक्ति है, न स्टेट लेजिस्लेचर, न राज्य के विधानमंडल के पास शक्ति है। कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकता है जो किसी राज्य को प्रेफरेंस दे दे, मतलब प्राथमिकता दे दे, और दूसरे को नहीं दे। ट्रेड के मामले में, ट्रेड मतलब व्यापार के मामले में, एक्सेप्शंस पार्लियामेंट में डू सो इफ इट इज नेसेसरी टू डील विद स्कर्सिटी ऑफ गुड इन पर्टिकुलर एरिया। ये भी लाइन बहुत अच्छी लग रही है। अब वहाँ ऊपर वाले जो लाइन लिखी है, पहले तो संसद की शक्ति को खत्म किया है इन्होंने, फिर संसद की शक्ति को वहाँ दे दिया गया। उसने बोला है अगर संसद को ऐसा लगता है किसी विशेष क्षेत्र में किसी गुड्स की, सामान की कमी हो सकती है, उसके लिए रूल बना सकती है। मैंने बताया ना, संसद का काम है पूरे देश को एक लेके चलना, एक जैसी व्यवस्था लगाना, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ का व्यापार नहीं हो रहा है और लोग ज़्यादातर वहाँ बेच रहे हैं क्योंकि वहाँ सामान की डिमांड ज़्यादा है या महंगा बिक रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो रोक लगा देगी, आप यहाँ इतना इससे ज़्यादा सामान नहीं भेजोगे, या वहाँ रेट बढ़ा देगी। कुछ भी रेट बढ़ाने का तो काम बहुत सीरियस होता है, नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि वहाँ पे गुड्स का फ्लो कम हो जाए और दूसरी उसकी दिशा निर्धारित कर दी जाए कि आप अपने सामान को इधर बेचो, सो दैट जो स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, गुड्स मतलब सामान की पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, तो उसके लिए संसद के पास शक्ति है। 304 में क्या लिखा? रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड बाय स्टेट्स, राज्य सरकार रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड पर कब और कैसे लगा सकती है? कहाँ लगा? 304 में, इम्पोज टैक्सेस ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट इफ सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन स्टेट आर टैक्स्ड इक्वली। ये सीधी सी बात है, जो सामान हमारे राज्य में पैदा हो रहा है वही सामान दूसरे राज्य से आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, अपने वाले पे कम लगाओ। सेम प्रोडक्ट जो भी आइटम है उस पर आपको सेम टैक्स लगाना है, ठीक है, आपको सिमिलरिटी रखनी है। मत बोलते ना डिस्क्रिमिनेशन वाली, भेदभाव वाली भावना नहीं लानी, और भेदभाव के आधार पर कोई कर नहीं लगा जाएगा। इसमें भी इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, भाई उस पर लागू कर सकती है तार्किक अवरोध, विरोध एक अलग चीज होती है, इम्पोज होता है वो, इम्पोज में लागू करना, रीजनेबल तार्किक होता है, रेस्ट्रिक्शंस मतलब आप कह सकते हो अवरोध, रुकावट लाना, ऑन द ट्रेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, रोक लगा सकती है अगर कोई चीज लोक हित में हो, बट नीड्स प्रेसिडेंट्स, लेकिन उसको राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ती है। ये यहाँ पे लाइन बहुत अच्छी है,
रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड बाय स्टेट कौन सी कंडीशन में लागू कर सकती है? पहली बात तो वो उस टाइम उस आइटम पे नहीं लगाएगी जो अपने राज्य में पैदा होता है, दूसरे राज्य में पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं करना है कि वो सिमिलर आइटम है और दोनों स्टेट में आ रहा जा रहा है तो उस पर किसी भी टैक्स ज़्यादा है, किसी भी कम, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है और राज्य की विधानमंडल लगा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन के बाद, या असेंट मतलब होता है सहमति के बाद। आर्टिकल 305 सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो वर्तमान में लॉ हैं, एग्जिस्टिंग मतलब जो चालू है इस समय, लॉ मतलब जो कानून है, लॉज मतलब कानून है, जो नियम है वो चल रहे हैं, उनकी सेविंग, उनका बचाव कैसे होगा? 305 में लिखा है प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग लॉ फ्रॉम लॉज दैट रेस्ट्रिक्ट ट्रेड, ऐसे लॉ जो व्यापार को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इवन इफ दे कन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 301 और 304। इवन मतलब कह सकते हो वो आर्टिकल 301 और 304 के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। आल्सो अप्लाई टू लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट रन ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस, ये उन पर भी लागू होता है जो स्टेट रन ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस, मतलब राज्य के द्वारा चलाए गए उद्योग कह सकते हो उनको आप उन पर भी लागू होता है। जो नियम कानून है उनको आप बचा के रखो, प्रोटेक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट ट्रेड, जो ट्रेड को व्यापार करने वाला है, कोई भी कानून है उसका ऐसा नहीं कोई ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 306 ओरिजिनली रिलेटेड टू द सर्टेन ट्रेड एंड कॉमर्स अरेंजमेंट इन पार्ट बी स्टेट, डिलीटेड बाई 17th अमेंडमेंट 1956, ये 1956 में 7वें संविधान संसद द्वारा खत्म कर दिया है। आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 307 में क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ ट्रेड, सीधी सी बात है, अथॉरिटी तो सबकी चाहिए ना। अथॉरिटी एक तरह से जिसको बोलते हैं प्राधिकरण, एक शक्ति जो आपको परमिट करे, आपको अनुमति दे कि आप एक काम करो। हर काम करने की एक अथॉरिटी होती है, आप किस आधार पर काम कर रहे हो, आपको किसने बोला है काम करने के लिए? तो हमारे संविधान के 307वें अनुच्छेद में लिखा है कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास एक पावर है, एक अथॉरिटी अपॉइंट करने के लिए। पार्लियामेंट में अपॉइंट एन अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ आर्टिकल 301 टू 304 ट्रेड रेगुलेशन, मतलब एक अथॉरिटी, ट्रेड के भी बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, यूपीएससी के अफसर ही होते हैं, वो भी यूपीएससी के एग्जाम के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं। वो इंटरनेशनल ट्रेड पर, इंटरस्टेट ट्रेड पर, नेशनल ट्रेड पर बहुत, आप कह सकते हो उनके एक अलग ऑफिस, किसी का रीजनल ऑफिस होते हैं, किसी का हेडक्वार्टर है, बहुत सारे अफसर होते हैं और उनकी अथॉरिटी होती है। वो एक तरह से अथॉरिटी है, उनको अपॉइंट करने का किसके पास, कहाँ लिखा हुआ है? 307 में लिखा हुआ है। कोई काम दुनिया में ऐसे नहीं होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। 308 इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो जोड़ तोड़ करना। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। यूनियन रिलेटेड टू द पार्ट 14, 14वां पार्ट है ना वो, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जो भी ये बहुत अच्छे आर्टिकल आने वाले हैं। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जो संघ के और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया, हालांकि इसमें डेफिनेशन की बात कही है। अब 309 की बात करो, रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस। इनके रिक्रूटमेंट कौन करेगा, सर्विस कंडीशंस क्या होगी? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन कैन रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं संघ के, उनका पार्लियामेंट करेगी। यूनियन मतलब संघ के, केंद्र के पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी, और राज्य का विधानमंडल करेगा। सीधी सी बात है, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन बनाएगा ना। रिक्रूटमेंट कैसे होगा इनका, अब कैसे हो, चयन कैसे होगा, कैसे परीक्षाएं होंगी, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रेसिडेंट ओवले गवर्नर कैन मेक रूल अंटिल लॉ आर मेड। जब तक मान लो कि कोई कानून बनना है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में आपको रूल बनाना है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर कर सकते हैं, जब तक कानून नहीं बन सकते हैं आप इनके आधार पर काम कर सकते हो। 310 में क्या लिखा? टेन्योर ऑफ ऑफिस। जितने भी लिखा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं सब प्रेसिडेंट के अधीन काम करते हैं, यूनियन का। और गवर्नर स्टेट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, और राज्य के उसके राज्यपाल के प्लेजर पर काम करते हैं, ठीक है। 310 में लिखा हुआ, ये आपको आर्टिकल याद रखना है, टेन्योर ऑफ ऑफिस, ये 310 में लिखा है। केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉय हैं होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है, जब तक वो आपको सही समझते हैं, उनको अच्छा लगता है तब तक रहते। ऐसे ही राज्य में जब तक गवर्नर की इच्छा है। नोन एज द डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्लेजर, इसको आप डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्लेजर बोला जाता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही कोई नौकरी कर सकता है, ऐसे राज्य में जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक, ठीक है। आर्टिकल 311 डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक। एक 311 में बहुत अच्छी बात लिखी है, कैसे डिसमिस किया जा सकता है, कैसे उसको पद से हटाया जा सकता है, या रिडक्शन इन रैंक, रैंक उसकी कम कैसे की जा सकती है। इसमें क्या है? प्रोवाइड सेफ गार्ड टू सिविल सर्वेंट, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए एक ही सेफ गार्ड से, एक कह सकते हैं सुरक्षा है, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। कैन नॉट बी डिसमिस्ड विदाउट एन इंक्वायरी, वो कभी भी बिना इंक्वायरी के, जांच पड़ताल के डिसमिस नहीं किए जा सकते, ये आपको याद रखना है, नहीं किए जा सकते। मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्ज एंड गिवन ए चांस टू बी हियर्ड, उनको ये सूचना देनी है कि आपके ऊपर ये चार्ज लगे गए, और उनको चांस देना है सुनने का,
वो बोलेंगे, आपको सुनना है क्या उन पर जो चार्ज लगे सही लगे, अगर सही लगे तो स्वीकार करेंगे, नहीं लगे तो मामला आगे जाएगा। एक्सेप्शन फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड इम्पार्शलिटी, कुछ इसमें अलग चीज़ है। सिक्योरिटी, राज्य की सुरक्षा और इम्पार्शलिटी की बात आती है, कुछ आप कह सकते हो कि भेदभाव या कुछ ऐसी कहानी, उनके अलावा कुछ ऐसी सिक्योरिटी, राज्य की सुरक्षा की बात आती है, इनको छोड़ दो। नहीं, जितने भी होते हैं, कोई भी चार्ज लगना है तो उसको बताना है, चार्ज की सुनवाई होती है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कोई डिसमिसल ऐसे नहीं होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? 311 में। 312 में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, जितनी भी तैयारी करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि 312 में क्या लिखा हुआ। ऑल इंडिया सोर्सेज, आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा कि आप तैयारी कर रहे हो किसकी, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में लिखा है। उसमें पार्लियामेंट में क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इफ राज्यसभा प्रोवाइड अप्रूव बाई 2/3 मेजोरिटी, और राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ अप्रूव करती है तो संसद ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है, रच सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है। 312 में लिखा है। 312 ई में क्या लिखा? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्विसेज इन स्टेट रिलेटेड टू द ट्रांजिशनल प्रोविजन फॉर द स्टेट सर्विस आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। ये स्टेट के बारे में, स्टेट सर्विस की बात करनी करता है, ठीक है। 313 में क्या लिखा हुआ? ट्रांजिशनल प्रोविजंस सर्विस रूल्स एंड लॉ बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू अंटिल चेंज। जितने भी सर्विस के नियम कानून है और जो लॉ बने हुए हैं, रूल रेगुलेशन है, कानून, सब चलते रहेंगे जब तक संविधान चेंज नहीं करता है, जब तक उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं होता है। 314 रिफील्ड हो गया, खत्म हो रखा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब इसमें 315 में बात करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी भारत में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कहाँ लिखा हुआ है? हमारे संविधान के 315 में अनुच्छेद में लिखा है कि देयर विल बी ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट और ज्वाइंट कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट। ज्वाइंट कमीशन में 2 या 2 से अधिक, अब कह सकते हो 20 राज्यों के लिए एक ज्वाइंट कमीशन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? आपको ये लाइन याद रखनी, 2 और मोर स्टेट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, और यूपीएससी संघ की सर्विस के लिए होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? 315 में लिखा हुआ है कि ये होगा, देयर विल बी, कर मतलब इसकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। हर राज्य के लिए एक आयोग होगा, लेकिन एक आयोग 2 राज्यों के लिए हो सकता है। ऐसे मैंने बताया, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हर राज्य के लिए एक आयोग होगा, ऐसे ही हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 316 316 आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ मेंबर्स। जो भी यूपीएससी में मेंबर्स होते हैं, स्टेट पीएससी मेंबर्स होते हैं, उनकी कितनी सर्विस होती है, कितनी एज होती है। देखो, यूपीएससी वाले की एज होती है 6 साल, और मैक्सिमम एज होती है, सॉरी, सर्विस टाइम होता है 6 साल और एज होती है 65 ईयर। स्टेट पीएससी जो राज्य के आयोग हैं, जैसे यूपीपीएससी राज्य का आयोग है, एमपीपीएससी, आरपीएससी, ये सब स्टेट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वो ना उनके राज्यों के आयोग हैं। इनकी 62 साल तक, किसी व्यक्ति की एज अगर 62 साल से ज़्यादा हो गई तो वो उस आयोग का सदस्य नहीं रहेगा, उससे पहले वो सदस्य रह सकता है, और सर्विस का जो दे रखा है 6 साल तक हो सकता है। एक खास बात इसमें है कि आप याद रखना, 148 के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं वो सब 6 साल के हैं, 6 साल के ही हैं। इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, ये यूपीएससी के चेयरमैन और ये सदस्य हो गए, इन सबका टाइम पीरियड 6 ईयर है, ये याद रखना, ठीक है। 148 आर्टिकल के बाद आर्टिकल 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन। हाँ, इनका अपॉइंटमेंट तो मैंने बताया नहीं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यूपीएससी के जितने भी चेयरमैन मेंबर है, ये बड़ी चीज होती हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा जिसकी नियुक्ति हो, वो छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है। राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल करते हैं। राज्य के आयोग के जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग होता है, उसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रिमूवल एंड सस्पेंड, इनको कैसे हटाया जा सकता है? कोई में ऐसे तो किसी को हटाया नहीं जा सकता ना, एक प्रोसीजर होता है किसी को पद से हटाने का। इसमें लिखा, मेंबर कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर ए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। ये मिसबिहेवियर ग्राउंड है ना, ये बहुत छोटा है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है कहीं। तो दुर्व्यवहार क्या हो सकता है किसी को उठाने का, इसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी होती हैं, वो नहीं है इसमें। अब आपको लेकिन यूपीएससी तो क्वेश्चन नहीं पूछेगी, मिसकंडक्ट नहीं, मिसबिहेवियर आप शब्द लिखा है, तभी आपको आंसर टिक लगाना है कि कोई व्यक्ति यूपीएससी का सदस्य है तो उसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। गवर्नर कैन सस्पेंड स्टेट पीएससी मेंबर्स पेंडिंग प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, ठीक है। गवर्नर सस्पेंड कर सकता है, लेकिन हाँ उस कंडीशन में जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर पेंडिंग हो, कर सकता है, ठीक है। ज्वाइंट वाले को कौन हटाता है, इसमें आगे बताऊंगा ज्वाइंट के कौन हटाएगा, कैसे नहीं हटाएगा, ठीक।
तो इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, मिसबिहेव के आधार पर इनको हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। 318 में लिखा पावर टू मेक रेगुलेशंस, प्रेसिडेंट ओवले गवर्नर कैन डिटरमाइन सर्विस कंडीशन फॉर पीएससी मेंबर्स एंड स्टाफ। वो तो राज्य के बोलते हैं, राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति ये डिटरमाइन कर सकते हैं उनकी कंडीशंस क्या होंगी, जो भी मेंबर्स हैं और स्टाफ हैं उनकी आप कह सकते हो रेगुलेशन। बहुत सारे नियम कानून बनते हैं ना, तो कौन बनाएगा, केंद्र के लिए राष्ट्रपति बनाएंगे और राज्य के लिए राज्यपाल बनाएंगे। 319 रेस्ट्रिक्शंस ऑन री एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत अच्छा है। कोई व्यक्ति अगर चेयरमैन या सदस्य रह गया और दोबारा से भारत के किसी भी ऑफिस में कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता है। अब कोई व्यक्ति यार 62 साल के तो रहेगा, 62 साल बाद कौन सी, मान लो कि कोई स्टेट में रहा है तो जहाँ ये नहीं है कोई दूसरी जाके गवर्नमेंट में नौकरी के लिए नहीं कर पाएगा वो। चेयरमैन इसमें लिखा है ऑफ यूपीएससी स्टेट पीएससी कैन नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, मेंबर हैव लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, चेयरमैन पर लागू होता है, वो तो रखेंगे नहीं, लेकिन मेंबर के पास कुछ लिमिटेड मतलब कुछ सीमा तक ही रेस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पीएससी, कंडक्ट एग्जाम ऑफ अपॉइंटमेंट टू सर्विस। 320 में क्या लिखा, फंक्शंस ऑफ, ये काम क्या है, फंक्शन आप कह सकते हो उनके काम क्या है। कंडक्ट एग्जाम अपॉइंटमेंट टू सर्विस, कंडक्ट एग्जाम कंडक्ट आती है। एडवाइज ऑन रिक्रूटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी मैटर, जितने भी अनुशासन के मामले होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, उनके ट्रांसफर होते हैं, ये उन पर एडवाइज करती है। लेकिन इसके हिसाब से चलता नहीं, पीएससी के हिसाब से, ये एडवाइज करते हैं। रिक्रूटमेंट कैसे करा जाए, प्रमोशन कैसे किया जाए, ट्रांसफर कैसे करना, ये सब एडवाइज है, कंपलसरी नहीं है। 321 पार्लियामेंट एडिशनल फंक्शंस में क्या आएगा, मान लो किसी संसद को कुछ और काम देना है इनको तो दे सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। राज्य का विधानमंडल इनको काम दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकती है। अब इसमें एडिशनल फंक्शन इसमें आ जाएगा, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट, संसद ओब्लिक स्टेट रजिस्ट्रेशन कैन असाइन कर सकती है एक्स्ट्रा फंक्शन टू पीएससी, जितने पब्लिक सर्विस कमीशन उनको एक्स्ट्रा काम दे सकती है। 322 एक्सपेंस ऑफ पीएससी, जितने इनका भाई खर्चा भी तो होगा, बहुत लोग काम करते हैं इनमें, तो जो भी भारत के जैसे यूपीएससी के जो मेंबर है उनको भारत की संचित निधि पे, इंडियन बोलते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इनका खर्चा है, और राज्य की संचित निधि पे करेगा, सीधी सी बात है। 323 में क्या, रिपोर्ट ऑन पीएससी सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, यूपीएससी सबमिट करेगी एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति को और गवर्नर को करेगी राज्य की पीएससी। बिफोर हु लेस देम, मतलब जो क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे उसको संसद के सामने रखवाएंगे और गवर्नर क्या करेंगे उनको उस राज्य के विधानमंडल के सामने रखवाएंगे, प्रस्तुत करवाएंगे विद गवर्नमेंट कमेंट्स, मतलब एलोंग विद गवर्नमेंट कमेंट्स, मतलब जो भी कमेंट आप कह सकते हो, एडवाइस देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो उसके आधार पर। तो आपको 4-5 चीज में स्पेशल याद रखनी है। 323 में एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार रखी जाती है, और इनके खर्चे 322 में जो जहां नौकरी करेगा वो उसका खर्चा उठाएगा। एडिशनल फंक्शन कौन दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकती है, और राज्य का विधानमंडल राज्यपालों को दे सकता है। फंक्शन क्या है 320 में लिखे, याद रखना 320 में फंक्शंस आपको पता होगा पीएससी क्या करती है, ठीक है। पीएससी मतलब आयोग क्या, रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिप्लेसमेंट, दोबारा इनकी नियुक्ति पे जो चेयरमैन रह लिए वो दोबारा नियुक्त नहीं होंगे किसी भी सरकारी ऑफिस के लिए दोबारा के लिए ऑथराइजिंग, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है 319 में लिखा हुआ है, लेकिन मेंबर्स रहे उनके पास कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब कुछ हद तक उनको रोका गया है। 318 पावर टू मेक रेगुलेशन, इनके बारे में नियम कानून कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट संघ के बारे में बनाएंगे, जो संघ लोक सेवा आयोग और ये गवर्नर राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बनाएंगे। रिमूवल एंड सस्पेंशन बहुत अच्छा, रिमूवल एक ही आधार पर, मिसबिहेव के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद होगा, और भारत के राष्ट्रपति ही रिमूवल करेंगे। गवर्नर कैन सस्पेंड स्टेट पीएससी मेंबर, वो मेंबरों को सस्पेंड कर सकता पेंडिंग प्रेसिडेंट ऑर्डर के पेंडिंग है तब भी कर सकता है, ठीक है, पेंडिंग के केस में। अपॉइंटमेंट, इनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, चेयरमैन मेंबर इन सबकी अपॉइंटमेंट जो भी संघ के होंगे यूपीएससी के होंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे, और राज्य का होगा तो वहां के गवर्नर करेंगे। कितने साल के लिए हो सकता है, 6 साल के लिए हो सकता है। एज दोनों की अलग अलग है, लेकिन टाइम उनका 6 साल ही है। 62 साल एज है राज्य के लिए, 65 साल एज है 65 यूपीएससी के सदस्यों के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कहा गया है, कहाँ पे 315 में बताया गया कि यूपीएससी होगी संघ के लिए होगी और स्टेट पीएससी होगी राज्य के लिए होगी। एक राज्य के लिए एक कमीशन होगा, लेकिन एक कमीशन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। 314 रिपील्ड हो रखा है, खत्म हो रखा है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस, कुछ संक्रमणीय प्रोविजंस उसके बारे में 313 में लिखा हुआ, आपको उसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 312 ए में लिखा स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्विस स्टेट, राज्यों की जो कमीशन है उनके बारे में, सर्विसेज हैं उनके बारे में स्पेशल कुछ व्यवस्था देंगी। 312 आपको प्रॉपर याद रखना है, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में पहले किया गया है, और 315 में आयोगों के बारे में बताया गया, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक। डिसमिसल, रिमूवल, ये सब पुरानी बातें हैं, उसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। आज की ऑडियो यहीं बंद करते हैं।